स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यस, कल हमने पढ़ा था किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इसके बाद में उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन्स में। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कल हमने पढ़ा था, जिसमें कल हमने एक सबसे कॉमन स्ट्रक्चर देखी थी जो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। कॉमन स्ट्रक्चर किस चीज़ की? कॉमन स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर टेट्राड की। 4 टाइप के टेट्राड्स बताए थे, जिसमें सबसे कॉमन होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो होती है वो सबसे कॉमन है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर जो था, एक था आइसोबाइलेटरल, एक था टेट्राहेड्रल, एक था लीनियर और एक था टी शेप, ठीक है। अब इसके अंदर जब हमने स्ट्रक्चर को देखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम फटाफट से ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर थी जिसको हमने कहा था टेट्राहेड्रल। ये इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स थे, जिसमें से 3 दिख रहे थे, एक पीछे की साइड था, तो इसको हमने बोला था टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर। अभी ये बताइए कि किस तरह से ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और सेपरेट होने के बाद उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होता है। सबसे पहले ये जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ये जो वॉल्स होती है ये किसकी बनी होती है? तो हमें ये जानना है कि किस केमिकल की बनी हुई है, ठीक है। और फिर ये सेपरेट कैसे हो जाते हैं? सेपरेट का मतलब क्या है कि ये 4 अलग अलग क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाते हैं? 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और फिर ये माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स के अंदर, राइट। पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होने के लिए इनको क्या चाहिए? अभी यहाँ पे हर एक के पास क्या होगा? एक न्यूक्लियाई होगा, और ये एक न्यूक्लियाई क्या करेगा? ये एक न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा माइटोटिकली, जिसकी वजह से 2 सेल स्टेज बनेगी और डिफरेंट काइंड के इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके कि किस तरह से ये जो आपस में इनका जो एक कॉन्टैक्ट है, आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, किस तरह से ये रप्चर होती है इनके बीच की मेम्ब्रेन और ये सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, राइट। दूसरा, मैंने टैपेटम के फंक्शंस बताए थे। तो टैपेटम का एक फंक्शंस क्या था कि टैपेटम जब डिसइंटीग्रेट होती है, टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसके पहले वो क्या करती है? जो टैपेटम होती है इट इज़ अ न्यूट्रिटिव लेयर। तो मैंने एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि जो टैपेटम होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? फ्रॉम वेयर टैपेटम गेट न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, राइट। तो जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिशन को कहाँ से ऑब्टेन करती है और फिर बाद में वो किसको देती है? जो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है, या फिर पीएमसी होती हैं, पोलन मदर सेल्स। अभी ये जो टैपेटम होती है इसका फंक्शन क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होने से पहले, डिजनरेट होने से पहले ये क्या करती है? इसके साथ में ये यूबिश बॉडी बनाती है। क्या बनाती है? यूबिश बॉडीज़। और ये जो यूबिश बॉडीज़ होती हैं ये क्या करती हैं? यूबिश बॉडीज़ ये फाइनली यूबिश बॉडीज़ की एक बहुत ही रेजिस्टेंट केमिकल की बनी होती हैं जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है ये प्लानेट पे, राइट। इसका मतलब है कि इसको कोई भी एंजाइम, कोई भी अल्कलाई, कोई भी एसिड इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, राइट। और इस स्पोरोपोलेनिन से क्या बनी होती है? यूबिश बॉडी। अब होता क्या है कि ये स्पोरोपोलेनिन किस में हेल्प करेगी? यस, ये स्पोरोपोलेनिन हेल्प करती है जो पोलन ग्रेन होता है उसकी आउटर वॉल बनाने में ये हेल्प करती है। उसकी आउटर वॉल का नाम क्या होता है? एक्साइन। तो एक्साइन किसकी बनी होती है? इस स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो होती है ये किसकी बनी होती है? यस, हु विल टेल, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। मुझे बताना कमेंट करके कि स्पोरोपोलेनिन किसकी होती है। अगर आप नहीं बता पाते हो फिर मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये एसोसिएशन किस वजह से होता है इनका, और ये डिसोसिएट कैसे होते हैं, ये रप्चर कैसे होती है जिसकी वजह से ये अलग अलग डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फटाफट से। कल हमने देखा था कि एक पोलन ग्रेन बन गया था,
राइट, इस तरह से। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, और जो माइटोटिक डिवीज़न होता है वो कैसे होता है, माइटोटिक डिवीज़न अनइक्वल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी ये एक इंटरनल लेयर है इसकी, राइट, और इसके ऊपर में एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। इसके ऊपर में एक लेयर और होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर, और यही लेयर वो होती है जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन, और इसको हम क्या टर्म देते हैं, एक्साइन। यस, अब अब हम समझते हैं कि ये पोलन ग्रेन है, बट अभी ये मैच्योर पोलन ग्रेन नहीं है, अभी जस्ट ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होने बाकी हैं, फिर ये बाद में बनेगा मैच्योर पोलन ग्रेन, जब ये कैपेबल हो जाएगा पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने के लिए और अपने अंदर मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस कर लेगा, राइट। अभी ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, इस पोलन ग्रेन के अंदर जो ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, ये क्या करता है, न्यूक्लियाई ये डिवीज़न करता है, और वो डिवीज़न होता है अनइक्वल माइटोसिस। यस, व्हाई आई एम सेइंग अनइक्वल माइटोसिस, बिकॉज जब ये डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, ये एक सेल है, जब ये डिवाइड होती है तो ये टू डिफरेंट काइंड की सेल्स बनाती है, एक सेल होती है बहुत बड़ी, एक सेल होती है छोटी, इसलिए मैंने इसको बोला अनइक्वल माइटोसिस या फिर अनइक्वल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। अनइक्वल का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में ज़्यादा होंगे, एक सेल में कम होंगे, क्रोमोसोम का जो डिवीज़न है वो इक्वल होगा, बट जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है वो अनइक्वल होगा, और वी कैन से साइटोकाइनेसिस जो होगी वो अनइक्वल होगी, डिवाइड होगी, और जो कैरियोकाइनेसिस है वो इक्वली डिवाइड होगी, राइट। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर डिवीज़न होगा और किस तरह से इसकी सेल है वो अलग अलग होगी। अभी ये एंटाइन है, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस है जब ये डिवाइड होगा तो एक तो ये छोटी सेल बनाएगा, एक बड़ी सेल बनाएगा, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक न्यूक्लियाई यहाँ पे आ गया, एक न्यूक्लियाई ये है, अब इसी में दो सेल्स बननी है, तो होता क्या है, जो एक न्यूक्लियाई होता है वो वॉल से क्या होता है, वॉल से अटैच होता है, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे अटैच होती है, वॉल से, वॉल मतलब एंटाइन से, और जो ये वाला होता है ये अपार्ट फ्रॉम द वॉल होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है स्पेशली होता है क्या है, इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्पिंडल शेप या फिर थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होता है, इसका जो न्यूक्लियाई होता है, राइट। और इसका जो साइटोप्लाज्म है, अब इसके अंदर ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, बट इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पूरे होते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई के साथ। इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इरेगुलर शेप होगा, इसकी सेल बड़ी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा है, बिकॉज ये क्या करता है, अपने अंदर कंटेंट ये फूड मटेरियल को प्रिजर्व करता है, ताकि जिस टाइम पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है तो जब वहाँ से नॉन मोटाइल गैमीट्स आगे की तरफ आते हैं तब ये इनको फूड प्रोवाइड कराता है। और वैसे जब ये वायबिलिटी में होता है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका एक पीरियड होता है, राइट, तो उस टाइम पे ये इसको फूड प्रोवाइड कराता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी एक्साइन बना देता हूँ, और आपको दिख रहा होगा एक स्पेशल चीज़ दिख रही होगी इस पोलन ग्रेन के अंदर, मुझे बताइए स्पेशल चीज़ क्या है इसमें, व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। स्पेशल क्या है इसके अंदर, जो ये स्पेस दिख रहा है जहाँ पे एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूस है, एंटाइन कैसी है आप ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड एंटाइन और दिस इज़ कॉल्ड एक्साइन। एक्साइन कैसी है, कॉन्टिन्यूस, सॉरी एक्साइन कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस है, एक्साइन है यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब क्या है इसका कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, और जो एंटाइन है वो पूरी कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको स्पेस जो दिख रहा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया था इस स्पेस को बोलते हैं हम जर्म पोर, जहाँ पे ये एक्साइन एब्सेंट होती है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन की बनी होती है एक्साइन, और एक्साइन
ऐसे सब्सटेंस की बनी है जिसको कोई किसी तरह का एंजाइम, किसी तरह का केमिकल ब्रेक नहीं कर सकता, और अगर ये पूरे इसको कवर कर लेती तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं हो पाती। इसीलिए इसके अंदर जर्म पोर होते हैं वेयर स्पोरोपोलिन और एक्साइन इज टोटली एब्सेंट, राइट। और कुछ लिटरेचर ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे बहुत माइन्यूट सी, बहुत थिन लेयर होती है या नहीं भी होती है, तो इसीलिए हम इसको जर्म पोर बोलते हैं, बिकॉज यहीं से इंटाइन ग्रो करती है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। अभी ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की। अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बड़ी वाली सेल है, ये जो दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब सेल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव का मतलब क्या है? मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगी, इसका फंक्शन है फूड प्रोवाइड कराना। किसको? इस सेल को। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्यों? क्योंकि आगे चल के यही क्या बनाएगी? मेल गैमेट्स बनाएगी, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ करते हैं फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या है? जनरेटिव सेल है, एक ट्यूब सेल है, एक छोटी सेल है, एक बड़ी सेल है। फर्दर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, और उस मॉडिफिकेशंस में क्या होता है, इसके अंदर ये जो सेल दिख रही है आपको, जो इसकी वॉल से सटी हुई है बिल्कुल, ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाना स्टार्ट करती है, मूव करती है, स्पिंडल शेप होती है ये, ठीक है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा कंडेंस होता है, इसके अंदर रेड्यूस हो जाता है, बट सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या होगा? अभी ये जो सेल आपको पोलन ग्रेन दिख रहा है, सब कुछ सेम होगा, इंटाइन एक्साइन। अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो एक तो ये हो गई हमारी जनरेटिव सेल, और दूसरी हमारी वेजिटेटिव सेल हो गई, जिसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह के पोलन ग्रेन को, जिसके अंदर टू सेल दिख रही हैं, इस तरह के पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। और कुछ लिटरेचर ये बताते हैं कि मोर देन 60% एंजियोस्पर्म के अंदर इसी तरह के पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं बिफोर द पॉलिनेशन। तो जब ये टू सेल स्टेज पोलन ग्रेन डेवलप हो जाता है, तो पॉलिनेशन के टाइम पे ये क्या हो जाता है? शेड ऑफ हो जाता है एंथर से, और ये स्टिग्मा की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स। विंड के थ्रू जा सकते हैं, वाटर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, बैट के थ्रू जा सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड के पोलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसके थ्रू फिर ये आगे जाते हैं। अभी होता क्या है कि इसका जो ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो सेल है इसकी, विच इज़ कॉल्ड जनरेटिव सेल, बाद में या तो पहले ही शेड ऑफ होने से पहले ही ये क्या करती है, क्योंकि 60% एंजियोस्पर्म में क्या है? मोर देन 60% एंजियोस्पर्म, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म have two-celled pollen grain before shedding off, ठीक है। उसके मतलब वो पहले शेड नहीं होगा, उसके पहले इसके पास टू सेल्ड पोलन ग्रेन होगा। 40% के बाद क्या होगा? एंजियोस्पर्म क्या कंटेन करेंगे? 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बिफोर शेडिंग ऑफ। और 60% एंजियोस्पर्म में जब ये शेड ऑफ हो गया, 2 सेल्ड था, इसके बाद जब ये जाता है स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा पे जाने के बाद जब इसके अंदर जो वहाँ से लिक्विड होता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, जब वो अंदर जाता है तो उसकी वजह से पोलन ट्यूब क्या होती है, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, इनकी वॉल पे प्रेशर जनरेट होता है, एक्सल्ट्स होता है, और वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है जर्म पोर से। तो पोलन ट्यूब कौन बनाता है? इंटाइन बनाती है, और वो पोलन ट्यूब एंट्री करती है स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल में। तभी उसी टाइम पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल डायग्राम से समझते हैं उसको।
दिस इज़ स्टाइल, दिस इज़ ओवरी, दिस इज़ स्टीमा। ऐसे समझते हैं यहाँ पे ये पोलन ग्रेन बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है इस तरह से। तो जैसे जैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले यहाँ पे आती है वेजिटेटिव सेल सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये जो दूसरी जनरेटिव सेल होती है जब वो नीचे आती है तो वो यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड करती है, यस माइटोटिकली डिवाइड करती है और ये बन जाती है 3 सेल स्टेज। इस टाइम पे जब वो जर्मिनेट करता है तो एक तो 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं और उस कंडीशन में सेट ऑफ हो जाते हैं। जब वो स्टिग्मा पे जाते हैं, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, तब उसी टाइम पे इनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट जो होता है वो एक्स सेल के साथ फ्यूज़ करता है और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज़ करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। इसी तरह से इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जब ये पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे थे, ठीक है, तो इनके अंदर डिफरेंट काइंड के मॉडिफिकेशंस हो रहे थे, डिफरेंट काइंड्स के इनके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग शेप की बन रही थी। किसी में साइटोप्लाज्म बड़ा था, फूड वैक्यूल्स थे, अगर हम इसकी बात करें ट्यूब सेल की बात करें, क्योंकि यही ट्यूब बनाती है आगे जाके तो उसको इसलिए ट्यूब सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सब तो समझ में आ गया। अभी जो ये एग्जाइन है जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है, तो ये इंटाइन किसकी बनी होती है, इंटाइन बनी होती है सेलुलोपेक्टोज। सेलुलोपेक्टोज का मतलब है सेलुलोज और पेक्टोज की, ठीक है, पेक्टिन की। अब इसके अंदर ये आपको समझ में आ गया इनकी वॉल किस किस से बनी होती हैं, ठीक है, और किस तरह से 2 सेल स्टेज बनती है, 3 सेल स्टेज बनती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर मैच्योर पोलन ग्रेन बनने के लिए एक म्योटिक डिवीज़न होता है। म्योटिक डिवीज़न कहाँ पे होता है, पीएमसी में या एमएमसी में, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। इसके बाद से उससे 4 टेट्राड्स बनते हैं, हर एक टेट्रा एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। तो वो जो पोलन ग्रेन होता है, अब उस पोलन ग्रेन के अंदर फिर क्या होता है, माइटोसिस होती है, ठीक है। तो एक बार माइटोसिस तो होती है जब वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है, अनमेच्योर होते हैं, और एक बार माइटोसिस होती है 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जब वो शेड ऑफ हो जाते हैं, और 40% ऐसे हैं कि वो शेड ऑफ होने से पहले ही माइटोसिस कर लेते हैं और 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था पूरा का पूरा कि किस तरह से पोलन ग्रेन इमैच्योर से मैच्योर की तरफ जाता है। अब इसमें हमें पढ़ना है कि जो टैपेटम थी, मैंने आपको बताया था जब डेहिसेंस होता है एंथर का, डेहिसेंस कैसे होता है, तो वहाँ पे स्पेशल तरह के पॉइंट्स थे, अगर आपको याद हो तो उस जगह पे स्पेशल तरह के पॉइंट्स थे। डायग्राम से समझ लेते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर थी। तो ये जो पॉइंट्स थे ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डेहिसेंस स्टार्ट होता है, जहाँ से रप्चरिंग स्टार्ट होती है इनकी वॉल्स की। इसको बोलते हैं स्टोमियम। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, दिस इज कॉल्ड स्टोमियम। स्टोमियम वो एरिया होता है जहाँ पे जो एंडोथीशियम होती है, आपको पता है एंडोथीशियम के अंदर जो सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल ऑफ एंडोथीशियम, ठीक है। ये इनर की साइड सेल है, ये है इसकी इनर वॉल, इनर साइड, और ये है इसकी आउटर साइड। तो आपको दिख रहा होगा जो इनर साइड है वो थोड़ी सी कैसी है, थिक है, क्योंकि यहाँ पे कैलॉस की थिकनिंग होती है, ठीक है। कैलॉस के बैंड्स होते हैं, कैलॉस एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, और यहाँ पे अल्फा सेलुलोज के बैंड्स होते हैं, ठीक है, फाइब्रस बैंड्स। तो इसलिए ये थिक होती है अंदर से। ये है एक सेल एंडोथीशियम की, और एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कैसी अरेंज होती हैं, रेडियली अरेंज होती हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो स्पेशली किस में हेल्प करती हैं, इनकी सेल्स इसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं, जो एंडोथीशियम की लेयर होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, जिसकी वजह से एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है डेहिसेंस में एंथर के। तो ये जो पोर्शन होता है स्टोमियम, इस जगह पे जो लेयर होगी, इस जगह पे जो लेयर होगी उसके अंदर जो बैंड्स होंगे वो नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, वो थिकनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कैलॉस बैंड्स होंगे, इस पोर्शन में कैलॉस बैंड्स होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर थिकनिंग होगी फाइब्रस की। बट ये जो पोर्शंस हैं जहाँ पे ये ग्रूव दिख रही है, इस ग्रूव के अंदर थिकनिंग नहीं होगी, और इसी ग्रूव से डेहिसेंस होता है, स्टार्ट होता है। तो जो डेहिसेंस होता है, ठीक है, सबसे पहले होता क्या है कि जो लेयर्स होती हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब एंथर प्री मैच्योर होता है, मैच्योर नहीं होता, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मिडल लेयर होती है
वो वेल डेवलप होती है। धीरे धीरे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है, जो मिडल लेयर है वो डिसइंटीग्रेट होती जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जैसे जो एंथर है वो मैच्योर हो रहा है, तो जो मिडल लेयर है वो डिसअपियर, डिसइंटीग्रेट, रीजनरेट क्यों हो रही है? मैं आपको बता देता हूँ क्यों हो रही है, ठीक है। होता क्या है, जो टैपेटम होती है, टैपेटम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बताओ? टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एमएमसी को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पीएमसी को, क्योंकि वो ग्रोइंग पीएमसी होती है उस टाइम पे, तो वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। और वो न्यूट्रिशन जो मिलता है वो उसको इन्हीं सेल से मिलता है मिडल लेयर से, ठीक है। अब मिडल लेयर के अंदर न्यूट्रिशन होता है जो एब्जॉर्ब करती है टैपेटम, टैपेटम देती है पोलन सैक की कैविटी के अंदर, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम में, जहाँ पे पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करती हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए। अभी यहाँ पे हमें क्या समझना है कि टैपेटम डिसइंटीग्रेट होने से पहले मिडल लेयर जो होती है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मैच्योर पोलन में मैच्योर माइक्रोस्पोर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर या फिर मैच्योर एंथर के अंदर हम कह सकते हैं मिडल लेयर नहीं होती है, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद जो टैपेटम होती है वो भी डीजनरेट हो जाती है, और टैपेटम क्या बनाती है, यूबिश बॉडीज़ बनाती है। ये यूबिश बॉडीज़ स्पोरोपोलिन के बने होते हैं। दो तरह के सिनेरियो हैं, दो तरह के लिटरेचर हैं जिसमें कुछ बताते हैं कि जो यूबिश बॉडीज़ होती हैं वो स्पोरोपोलिन की बनी होती हैं, और ये स्पोरोपोलिन आगे जाके एक्साइन बनाता है पोलन ग्रेन की, ठीक है। दूसरी लिटरेचर बोलता है कि जो यूबिश बॉडीज़ होती हैं ये स्पोरोपोलिन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। अब बाद में क्या होता है, जब उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं बचा मिडल लेयर के अंदर, तब वो डिसअपियर हो गई। फिर फाइनली थोड़े टाइम बाद टैपेटम भी डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद में दो लेयर्स बचती हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है, बताइए कौन सी होती है, एंडोथीशियम, ठीक है। तो आज बस इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, थैंक यू।